उसके समापन का धन्यवाद देने का मुझे मौका मिल रहा है। जैसा कहा गया बार बार सभी वक्ताओं द्वारा, इस समय देश को चुनाव के माध्यम से अपने दुखों का इलाज खोजने की संभावना है। लोकसभा चुनाव में जो निर्णय आए वो आशाजनक हुए, न किसी को पूरी हार मिली न किसी को पूरी जीत मिली। इन सबको चेतावनी मिल गई कि अपने को सुधारो, देश के लोग आपको यकीन नहीं करते, न कमल वाले को, न हाथ वाले को, न साइकिल वाले को, न हंसिया हथौड़ी वाले को। इन सबको गुंजाइश दी कि हम लोगों की परीक्षा प्रणाली में होता है एक सप्लीमेंट्री इम्तहान, इस इम्तहान में पूरी तरह से पास नहीं लेकिन एक चांस और मिलेगा, 1 महीने बाद तैयारी करके आओ। तुषार भाई का मैं इधर देख रहा हूं, कई वर्षों से इनका अंदाज कबीर वाला हो गया। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। इनके पास जो दृष्टि इनके पास है, बापू की विरासत है, राष्ट्रीय आंदोलन, इनका अपना भी समर्पण भाव है। ये तत्काल को भी देख रहे हैं और आगे का भी देख रहे हैं। जब बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके पिता ने तमाम ज्ञानियों को बुलाया। एक ज्ञानी आए और उन्होंने कहा कि राजा, आपके लिए आनंद का क्षण नहीं है, शोक का क्षण है। अरे हमारे यहाँ पुत्र पैदा हुआ महाराज, आप क्या अशुभ बता रहे हैं? कहा ये पुत्र तो हुआ ही है, चक्रवर्ती भी बनेगा, लेकिन तुम्हारे राज की काम का नहीं रहेगा। क्या होगा, ऐसा क्या होगा? नहीं, अभी नहीं बताएंगे। और फिर कुछ दिनों के बाद बुद्ध गए ज्ञान साधना में, और आज बुद्ध दुनिया के चौथे सबसे बड़े धर्म के आचार्य हैं। लेकिन वो अपने पिता के काम नहीं आए, अपनी पत्नी अपने पुत्र के लिए भी उन्होंने संन्यास। तो तुषार गांधी उसी परंपरा के हैं और ये कड़वी दवा आपको खिला रहे हैं। ये राज्य का दोष है, सत्ता का विकार है। क्या कारण है कि गांधी जी ने, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, जिन्होंने विधानसभा लोकसभा में हजारों लोगों को पहुंचाया, कभी खुद चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए? क्या कारण है कि उनके अनुयायी जयप्रकाश नारायण, उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा? और ये दो इस दौर के सबसे बड़े नेता हुए। गांधी जी को तो हम लोगों ने देखा नहीं, जयप्रकाश जी को देखा था, वो तो मिट्टी को सोना में बदल दिया। ये सत्ता का विकार है। हमारे कई मित्र आप जानते ही हैं, कोई मंत्री हुआ, कोई मुख्यमंत्री हुआ, कोई एक प्रधानमंत्री हुआ, उनको मित्र तो नहीं कहेंगे लेकिन वो काफी मानते थे। लेकिन वो सब लोग ये कहते थे कि सड़क से जो आवाज आती है उसी सरकार चलती है। तुम लोग कुछ बाहर शोर बचाओगे तब हम अंदर अपनी बात, तुम्हारी बात रख पाएंगे। तो जो आपने कहा हमारे अध्यक्ष राष्ट्र सेवा दल ने कि सड़कें सुनी होंगी तो सरकारें आवारा हो जाएंगी। संसद आवारा हो ना हो, लेकिन सरकारें तो आवारा हो ही जाती। तो हम लोगों को जो दोहरा कर्तव्य है, चुनाव का भी है, आंदोलन का भी है। जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, हम लोग कई लोग 16-17 वर्ष की उम्र से आंदोलन में चले गए। अगर आंदोलन ना हो साल 2 साल तो लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन आंदोलन की अपनी थकान होती है, उसका एक बर्नआउट सिंड्रोम होता है। इसीलिए बीच बीच में कुछ राहत भी मिलनी चाहिए, कुछ हासिल भी होना चाहिए। गांधी जी तो ये कहते थे कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो उसकी कसौटी ये नहीं होगी कि अंग्रेजों से आप कितनी दूर तक जीत गए, कसौटी ये होगी कि आप अपने ऊपर कितना विजय पा सके। तो मुझे जो राष्ट्रीय आंदोलन के तमाम बुजुर्ग मिले, मैं काशी विद्यापीठ में बड़ा हुआ, उनमें से कोई मंत्री नहीं बना। उनके मंत्री लोग आते थे उनका पैर छूने के लिए, मुख्यमंत्री और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर। कोई अति संपत्तिवान नहीं हुआ, यशवान नहीं हुआ, लेकिन वो कोई कुंठित नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो गांधी का सूत्र था कि लड़ाई बाहर जितनी हो उससे ज्यादा अपने अंदर है, तो अपने विकारों पर जितना हासिल कर लोगे उतना ही अच्छा होगा। तो आत्म साक्षात्कार, ये गांधी जी का सेल्फ रियलाइजेशन, ये गांधी जी का राजनीति में आने का मकसद था। हमारा आपका भी अगर ये बन सके, अपने को और ज्यादा हासिल करना, अपने पर काबू करना, तो फिर बाकी चीजें बाहर की गौड़ हो जाएंगी। ये सवाल पूछा था कृष्ण ने दुर्योधन से कि तुम उन्हीं आचार्यों के पढ़ाए हो जिन्होंने युधिष्ठिर को पढ़ाया, अर्जुन को पढ़ाया, वो सब इतने संत स्वभाव के हैं, तुम सब इतने दुष्ट क्यों निकल गए? तो दुर्योधन ने बुरा नहीं माना। वो बहुत मशहूर 2 लाइन का संस्कृत का सूत्र है जो हमारे उमंग जी को बताना चाहिए। मैं संस्कृत में हमेशा फेल होता रहा, इसलिए मैं हिंदी में कहूंगा कि दुर्योधन ने कहा कि महाराज आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि मुझे मालूम है
कि नीति क्या है, उसकी तरफ मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और मुझे यह भी मालूम है कि अनीति क्या है, उससे मेरा छुटकारा नहीं, उससे मेरी निवृत्ति नहीं। जो सत्ता का ये मामला है, ये कोई कारण था कि गांधी जी 46 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, 37 में असेंबली के लिए, 24 में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, जब उनके बड़े भाई मदन मोहन मालवीय, उनके घने मित्र मोतीलाल नेहरू, अति निकट सीआर दास, सब चुनाव लड़ने के, उन्होंने पार्टी तोड़ दिया, स्वराज पार्टी बनाई। गांधी जी का जाओ चुनाव लड़ो, वो भी लड़ते तो जीत ही जाते। इसका अपना एक संकट है, संसदवाद, जो सांप्रदायिकता से ज्यादा खतरनाक है, भोगवाद से ज्यादा खतरनाक है। संसदवाद का अपना ऐसा तर्क है कि आप धीरे धीरे अपने को झुकाते हैं, इस पे भी नहीं बोलो, उस पे भी नहीं बोलो, गईयो गाभिन बर्दो गाभिन। पूज्य पिताजी सादर चरण, इस पर गधे को भी आपको कहना पड़ता है। और जब सत्ता मिल गई तो अपने पिता को भी आप नहीं पहचानते। लेकिन मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं और महाराष्ट्र की चर्चा हो रही थी। आप लोगों का एक बड़ा जबरदस्त गुण है संस्था निर्माण, व्यक्तियों से ऊपर जाके देखना। आपसे कम औकात वाले हमारे यहाँ नेता नहीं हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, लेकिन 4 ईंट की कोई छोटी सी कुटिया भी उन लोगों के नाम पर नहीं है। मरते ही उनकी विरासत का झगड़ा होने लगा और अधिकतर लोग बीजेपी की तरफ चले गए। ये कहानी चंद्रशेखर की है, ये कहानी राजनारायण की है। अच्छा हुआ मधुलिमय मुदगंडवते के बच्चे बंबई में बड़े हुए, राजनीति में नहीं गए, वरना उसकी भी हमको सफाई देनी पड़ती। और हमारे जैसे लोगों पर, तुषार भाई पर तो खाली तोहमत लगी, लेकिन इतना बड़ा चमचा किसी का हो तो उसका मुंह कितना बड़ा होगा। लेकिन हम लोगों पर तो सचमुच है। अभी हमको किसी ने कहा कि आपका बोया कांटा दिल्ली के लोगों के पांव में धंस रहा है। हमने कहा क्या मतलब तुम्हारा? अरविंद केजरीवाल। बिहार में जाइए तो कहते हैं कि तो आपके साथ ही थे, क्या मतलब? नीतीश कुमार। तेलुगु देशम आंदोलन के भी हम लोग समर्थक थे। समाजवादी लोगों ने तेलंगाना आंदोलन का जबरदस्त समर्थन किया, जिसकी मलाई अभी चंद्रबाबू नायडू खा रहे हैं और उसकी मलाई अब नरेंद्र मोदी खा रहे हैं। तो हम लोगों के लिए ये बड़ा गुनाह बेलज्जत है, लेकिन फिर भी करना है, क्योंकि अगर आप सक्रिय नहीं होंगे समाज नहीं बदलेगा। असली बात यही है कि सरोकारी होना बड़ा मुश्किल है। क्यों आप यहाँ चले आ रहे हैं भाई? एक लड़की है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, हाँ वो बैठी है, शाश्वती नाम नहीं उसका, नहीं, मणिमाला ने उसको बुलाया, उसके गलत ट्रेन पकड़ लिया। प्रियंका कहाँ है? प्रियंका ये है, इसने टिकट इसका था, रिजर्वेशन था, लेकिन गलत समय में गई AM PM के चक्कर में। तो इसको कहा मणिमाला ने कि अब जाने तो बेटा, अगली मीटिंग में चलना। कहा नहीं मुझे तो चलना है। और फिर रात भर ये लड़की दूसरी गाड़ी का इंतजार किया, जब से आई है 1 मिनट भी बोली नहीं, लेकिन हिस्सा ले रही। ये है हमारा सरोकारी होने का रास्ता, बहुत कठिन है। वो इनको मंदिर में पूजा करने के लिए 3-4 महीना जेल में रखा गया, और जेल में जब गए तो वहां सबको मानस पढ़ाने लगे। फैजल खान साहब जाने कहां कहां रहते हैं, लेकिन हर जगह। वही हाल सुनीलम का भी है। उधर वो उमंग जी हैं, ये हार्वर्ड में पढ़ते हैं। लड़कों का सपना है, लड़कों का हो चाहे ना हो, माँ बाप का सपना कि हमारा बच्चा बड़ा हो तो हार्वर्ड पढ़ने जाओ। ये हार्वर्ड पढ़ने गए और लौट के भारत के गांव में चले आए। सपना है हम प्रोफेसरों का भी पढ़े लिखे तो IIM में प्रोफेसर बने। ये डायरेक्टर साहब बैठे हुए 80 बरस की उम्र में, कल से हम लोग को समझा रहे हैं कुछ करो कुछ करो कुछ करो। तो हम लोगों की हालत हनुमान वाली है। बचपन में हनुमान जी ऐसे माँ से कह रहे थे, वो हमको गेंद दे दो, तो कहा हमसे क्यों मांगते, तुम ही जाके ले लो। तो हनुमान उड़े और जाके सूरज को मुंह में रख लिया, हाहाकार मच गया। ऐसे ही हम लोग आज से 50 साल पहले मचल रहे थे पटना की और बनारस की और दिल्ली की सड़कों पर कि बदलाव 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 बदलाव। तो एक बाबा जैसे हम लोग की जयप्रकाश जी, आओ तुम्हारे कंधे बाते। और कहा कि युवा, क्या कहा उन्होंने, नौजवानी न वर्ग में शक्ति है, न वर्ण में शक्ति है, न जात में, न धर्म में, नौजवानों में। और हम और ऐसे बहुत से लोग जो 22, 23, 24 साल के थे सड़कों पर मचल गए। जयप्रकाश जिसके कंधे पर हाथ रख दें, फिर उसे कौन मुकाबला। इंदिरा गांधी देखते देखते मोम की पुतला बन गई, लव पुरुष लव स्त्री। जिसने बांग्लादेश पाकिस्तान तोड़ दिया, वो जयप्रकाश को सात्विक शक्ति के आगे झुलस गया। और हम लोगों को गलतफहमी हुई हनुमान की तरह से
कि जब मन में आएगा तब सरकार बदल देंगे। तो आप उस गलतफहमी को तुषार भाई मत तोड़िए। आप ये कहिए कि जन आंदोलनों में जो लोग हैं, जो आपने कहा भी, कल इन्होंने तय भी किया आपको कई जगह भी आना पड़ेगा, ये सम्मेलन वो आंदोलन। अभी 100 दिन का एक आंदोलन चला दिया है बनारस वालों ने। तो आप मान लीजिए हम आपको बुलाएं कि आप 2 अक्टूबर को आ जाइए, आप कहें कैसे 2 अक्टूबर को आए भाई, हमको आना है तो हम कहें 3 अक्टूबर को आइए, 9 अक्टूबर को आइए, अक्टूबर में नवंबर में, नवंबर में दिसंबर में, दिसंबर में जनवरी आइए। 100 दिन का एक मैप दे दिया है ये हमारे सर्व सेवा संघ के लोगों ने। उसमें लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण भवन पूरी तरह से जुटा हुआ है। एक जो आंदोलन चल रहे हैं, हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग वो जो सोनम वांगचुक है चला है वहां से 50 दिन की यात्रा पर, दिल्ली से बहुत पहले हम लोग उससे मिलेंगे। ऐसे ही जो बंगाल में हो रहा है, हालांकि हम लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन बंगाल में जो स्त्री न्याय की चित्कार कर रही है हम लोग उसके साथ जुड़ेंगे। ऐसे ही कहा गया बेरोजगारों का सम्मेलन करेंगे, शिक्षा पर करेंगे। तो कई ऐसे काम हाथ में लिए जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों के जैसे कहते हैं ना कि हम लोग 8 बाएं होती ज्यादा अच्छा था, थोड़े से लोग हैं। लेकिन हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी के नाते ये भी कहेंगे यही लोग रहेंगे। पहले भी थोड़े से ही लोग थे। गांधी जी के समय में सारा हिंदुस्तान नहीं उमड़ा था। सन 42 की लड़ाई 43-44 तक आते आते ठंडी पड़ने लगी, रिश्तेदारों ने रिश्तेदारियां छोड़ दी, और वही फिर भाई भतीजावाद हुआ जब सरकार बन गई 1947 के बाद। हमेशा बदलाव के लिए कुछ लोग ही सजग होते हैं, कुछ लोग ही कबीर बन पाते हैं, कुछ लोग ही जयप्रकाश और गांधी बन पाते हैं। आज अच्छी बात यह है कि हम लोग परिस्थितियों की बाध्यता के कारण लोकतंत्र की जो एक बुनियादी प्रक्रिया है चुनाव, उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा आकृष्ट हुए हैं। और जो लोकसभा चुनाव का नतीजा आया उससे हम लोग थोड़े संतुष्ट भी हुए। हम तो बनारस में थे, ये कहाँ है गुड्डी, ये 3-4 बहनों के साथ आई थी। ऐसे ही कई, लेकिन ज्यादा हिंदुस्तान तुषार भाई नहीं आ पाया बनारस, नहीं बहुत कम आया था, वॉकओवर दे दिया था। उम्मीदवार खुद ही कहता था भीड़ मत करिए। जो कांग्रेस का उम्मीदवार था, जब उसको कहा गया कि भाई ये लोग आ रहे हैं, ये अरे अब इतनी भीड़ मत करिए भाई साहब, इन लोग कहीं और भेज दीजिए। तो अब जैसा आपने कहा वो भी बड़ा कठिन काम है कि जो घुसे हुए हैं क्या कहते हैं 5th कॉलमनिस्ट, उनको खोजो तो सूची तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो काम आपने हमको कई काम बताया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सम्मेलन शानदार हुआ आप सब लोगों के आने से। इसमें सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी का नेशनल प्रेसिडेंट आया, ADR का फाउंडर आया, ये हमारे खोए हुए हीरा हमारे रमेश अवस्थी जी IIT में 74 में संपूर्ण क्रांति अब नारा है भावी इतिहास हमारा है करके IIT में पढ़ते थे, IIT दिल्ली में। वो यहाँ 40 साल से टिके हुए हैं, और आज भी जो इन्होंने विश्लेषण किया वो बहुत सात्विक विश्लेषण था। उल्का महाजन का कितना बड़ा नाम है उल्का जी को खुद ही नहीं मालूम होगा। उल्का जी आ रहे हैं, उल्का जी आ रहे हैं, 3 दिन से चर्चा थी। तो ये सत्र सुभाष लोमटे जी इन्होंने कहा, हमने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, 1,500 रुपया हम लोगों ने रखा शिविर शुल्क, क्योंकि 3 दिन रहना है, खाना कमरे का किराया और ये सब। और समाजवादियों की तो आदत है कि प्रतिनिधि शुल्क कौन दे, वो तो रेल के डिब्बे में भी चढ़ जाते थे बिना टिकट के। कहाँ जा रहे हैं, सम्मेलन में जा रहे हैं, आप चलिए अपना काम देखिए। इतने दिन पैसा लेके चलते हैं, एक दिन हम लोग बिना टिकट के चलेंगे। वाहिनी वालों में ये निष्ठा और मर्यादा रही है जयप्रकाश जी के कारण, कि जो नियम है उसका पालन करो। इसीलिए बहुत दिनों बाद मैं एक संगठन का संयोजक हूं जिसका हैंडओवर करते समय, कहाँ गए मंथन जी, 1 लाख रुपया इनके पास बचा हुआ, 1 लाख रुपया। समाजवादी युवजन सभा के पास 1,000 भी कोष में नहीं रहता था। सबके समय में अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द नहीं लगाते थे लोहिया के कारण। चुनाव में आए, पहले बार तो उन्होंने कर लिया, चुनाव में हार गए, अगली बार अपने नाम के आगे बड़े बड़े ने सरनेम लगाया आपने, और कहा कि जो अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द हटाए हुए हैं समाजवादियों में से, वो सब ढोंगी होते हैं, वो तो और भी जातिवादी होते हैं। तो हम न घर के रहे न घाट के रहे, न खाद बने न बीज बने। खाद भी अगर बन गए होते, कुछ लोग जो खाद बने उन्होंने कहा कि हम तो खाद बन गए, पैदा हुआ उसमें से कैक्टस,
तो खाद तो बन गए, कैक्टस पैदा करने के लिए थोड़ी बने थे। तो बीज भी तो सही पड़ना चाहिए था। तो मैं, क्योंकि आप लोग हंस रहे हैं, आपका तनाव दूर हो गया। हमको तो लगा था कि तुषार भाई का भाषण सुनने के बाद ज्यादातर लोग अपने अपने घर जाएंगे, कहेंगे महाराष्ट्र में चुनाव तो जीतना ही है, लेकिन उसके बाद झगड़ा भी करना चाहिए, झगड़े की तैयारी किया जाए। अब जो समझौते की बात है, जो सुभाष वारे जी ने कही, सुभाष लोमटे जी ने कही, तुषार गांधी जी ने, उल्का महाजन ने, वो ये है कि पूंजीवाद इस समय विफल हो चुका है। उसके कई अवतार हुए, राष्ट्रवादी पूंजीवाद विफल हुआ, फिर वैश्विक पूंजीवाद विफल हुआ, पूंजीवाद विफल हो चुका है। अब उसका मतलब ये नहीं कि समाजवाद सफल हो चुका है। तो हम लोग समाजवाद को समाजवाद की हालत पे छोड़ दें, जैसे गांधी को गांधी के ऊपर छोड़ दिया। अंबेडकर गांधी का संवाद जितना गांधी ने किया उससे ज़्यादा हम नहीं करा सकते। ये तो अब दलितों को तय करना पड़ेगा कि गांधी दलित मित्र थे या दलित दुश्मन थे। तो कुछ फैसले दूसरों को भी करने दीजिए। तुमको हमने प्यार दिया, तुमको हमने अनुशासन दिया, अब तुम तय करो कि तुम्हारे दोस्तों, जितने तुम्हारे दोस्त हैं, उन सबके माँ पिता की तुलना में तुम्हारे माँ पिता निर्मम, निष्ठुर, स्वार्थी थे या बेहतर थे। समाज को भी तय करने दो। जैसे हमारे मार्क्सवादी मित्र हैं, जब हम विद्यार्थी थे तो मार्क्सवादियों से यही सी पर झंझट होती थी कि गांधी जी कोलैबोरेटर थे कि लिबरेटर थे। आज वो सब कहते हैं कि गांधी जी से बड़ा कोई मास मोबिलाइजर नहीं हुआ, इंस्पायरिंग रेडिकल नहीं हुआ। अभी जो हमारा दोस्त सीताराम गया, उसने कहा यही तो गलती हो गई हम लोग से कि गांधी को हम लोग नहीं समझा। तो हम लोग परछाई से लड़ते रहे और आज देखो कि हम तुम साथ चल रहे हैं। तो आज ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें कि बहुत सी चीज़ें काल सिद्ध होंगी। उसमें से जैसे आपने कहा सत्याग्रह, सर्वधर्म समभाव, अस्पृश्यता निवारण, नर नारी समता, जो बातें चार हैं जो रेडिकल हैं लेकिन सुनने में आसान लगती हैं, वो ये है कि जो देश है वो नाराज है नरेंद्र मोदी से, क्योंकि चार मोर्चे पर वो असफल हुआ। पहला है कमाई, रोजगार घटा है। दूसरी है महंगाई, रोजगार है भी तो आमदनी घटी है, यानी परचेजिंग पावर घटा है। तीसरी है दवाई, कोरोना के पहले, कोरोना के बाद। अभी हमारा दोस्त राम धीरज अस्पताल में, कल रात एक अस्पताल में हम लोग ले गए, फिर उससे दूसरे अस्पताल में जाना पड़ा, क्योंकि वो अस्पताल जो बगल वाला है, एस एन जोशी फाउंडेशन के बगल वाला था, महंगा था, तो दूसरे अस्पताल में जाना पड़ा। एक घर में कोई बीमार पड़े तो आपको पता नहीं चलेगा कि डॉक्टर क्या क्या कहेगा और कितना खर्चा लग जाएगा। और वो सब सरकारी ज़मीन पर अस्पताल है। तो दवाई। और चौथी चीज़ जो हर परिवार को परेशान कर रही है, जो राष्ट्रीय आंदोलन की उपलब्धि है, एक तरह की मौन क्रांति है, वो है पढ़ाई। कहाँ बच्चे को भेजें कि उसका भविष्य सुरक्षित होगा? सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में भेजें, या सिम्बोसिस में भेजें, या अशोका में भेजें, या क्या अजीम प्रेमजी में भेजें, और हो सके तो हमारे घर दोस्त उमंग से पूछ करके हार्वर्ड में दर के दाखिला करा दें। कुछ नहीं समझ में आ रहा, इतनी दिशाहीनता। तो ये जो चार चीज़ें हैं, कमाई, महंगाई, दवाई और पढ़ाई, इन चार के बारे में बेहतर विकल्प दो, ये आप अगाड़ी से कहिए। हम कुछ नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, न्यू हेल्थ पॉलिसी है, इसको हम लोगों ने करके देख लिया है। इसमें से बाहर निकलो। अगर इससे बेहतर रास्ता पूंजीवाद के जरिए आता है तो तुमको, तुम्हारा जय हो, तुम्हारी जिंदाबाद, तुमको वोट मिलेगा। नहीं निकलेगा। तो अगर इन चार मुद्दों पर हम ध्यान देंगे तो आम लोगों के मुद्दे भी होंगे, और समाधान खोजते 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 उनको कहना पड़ेगा कि 2 धन 2 बराबर 4 होता है, 3.5 भी नहीं होता, 5.5 भी नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद।